आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आज से 2 दिवसीय पोलैंड के दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं, जहां 45 वर्षों में भारतीय पीएम की ये पहली पोलैंड यात्रा है। वार्सा में भव्य स्वागत करेंगे भारतीय प्रवासी और वहीं 23 अगस्त को यूक्रेन का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। 30 वर्षों के बाद भारतीय पीएम का ये यूक्रेन का दौरा है, ये पहला दौरा है। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आज से 2 दिवसीय पोलैंड दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां 45 वर्षों में भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा होगी, जहां वार्सा भव्य स्वागत करेंगे भारतीय प्रवासी और 23 अगस्त को यूक्रेन का भी दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड आगमन को लेकर भारतीय प्रवासियों में खास उत्साह है। वे पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। ये 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन भी जाएंगे। पीएम मोदी पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। इसके बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी युद्ध में झुलस रहे यूक्रेन का दौरा करेंगे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय और बहुक्षेत्रीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की यह यात्रा, जो 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं कोलकाता रेप मर्डर की, जहां कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, ट्रेनी डॉक्टर की पहले दुष्कर्म की गई है, फिर उसका हत्या कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स जो हैं हेल्थ मिनिस्ट्री तक मार्च कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कोलकाता रेप मर्डर केस में, जहां ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको जानकारी देते चले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, जहां उसमें ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ट्रेनी डॉक्टर की पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई है। तो पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली जो है वो भी कोलकाता में प्रदर्शन करेंगे। आज वाइफ डोना गांगुली के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध में गांगुली ने अपना एक्स प्रोफाइल जो है वहां पर प्रोफाइल किया था और अपनी जो प्रोफाइल है उन्होंने काला किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब वो न्याय के लिए कोलकाता के सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल गांगुली अपनी वाइफ डोनाल्ड गांगुली के साथ आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले सौरभ गांगुली ने अपना एक्स प्रोफाइल जो है उसका फोटो जो है वो काला कर दिया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया था। ये मार्च बेहाला के बिरेन रोड स्थित सौरभ के घर के सामने से शुरू होगा और जन कल्याण जेम्स लॉन्ग सारणी होते हुए बेहाला ब्लाइंड स्कूल तक जाएगा। तो अब ये कोलकाता रेप और हत्या केस में आज सौरभ गांगुली जो हैं पूर्व कप्तान रह चुके हैं, आज वो प्रदर्शन करेंगी। इस प्रदर्शन में उनकी पत्नी जो है वो भी शामिल रहने वाली हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने इससे पहले अपने एक्स का जो प्रोफाइल फ़ोटो है उसको उन्होंने काला कर दिया था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया था। अब आज वो इस रेप और मर्डर केस को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन में उनकी जो पत्नी है वो भी शामिल होंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि लगातार यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका हड़ताल जारी है। लगातार उस बेटी के लिए, उस लेडी डॉक्टर के लिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स है एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तो बदलापुर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां बदलापुर में 2 बच्चियों का यौन शोषण हुआ था, जहां पर प्रिंसिपल समेत स्कूल स्टाफ सस्पेंड कर दिया गया है। जहां मानव अधिकार आयोग का डीजीपी को नोटिस दिया गया है। आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होगी। तो महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग छात्रों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने
संबंधित अधिकारियों से 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और साथ ही आयोग ने निर्देश दिया है कि विस्तृत रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने में देरी के पीछे का कारण बताया जाए, इसकी स्थिति और पीड़ित बच्चियों के स्वास्थ्य को शामिल किया जाए। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एनएचआरसी ने कहा कि मामले में पुलिस शिकायत के करीब 2 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सही है तो ये मानव अधिकार उल्लंघन है और इस पर विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है वो ना हो, यानी ऐसी जो घटना है वो फिर से रिपीट ना हो। अधिकारियों से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बदलापुर में जो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का ये जो मामला हुआ था, इसमें आपको बताते चले कि जो प्रिंसिपल था और स्कूल का जो प्रिंसिपल सहित जो स्टाफ है वहाँ का, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और मानव अधिकार आयोग का डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है और आयोग ने 2 सप्ताह के अंदर इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही साथ अब ये पूरा जो मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां भारत बंद का आह्वान किया गया है। दलित और आदिवासी संगठन प्रदर्शन करेंगे। आरक्षण पर नया कानून पारित करने की मांग की गई है। एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया गया है, जहां कांग्रेस, बीएसपी, एसपी और जेएमएम का समर्थन मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। जहां दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया और ये बंद हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बुलाया गया है। जहां नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों की एक सूची भी जारी की है। इससे सबसे अहम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए न्याय और समानता की मांग की है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद में सपा, बसपा, कांग्रेस और जेएमएम का समर्थन मिल रहा है। तो आपको बताते चले कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज अनुसूचित जाति जो है यानी कि एससी और एसटी जो है वो आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध करेंगे और इस विरोध प्रदर्शन का जो समर्थन है कांग्रेस, बीएसपी, एसपी और जेएमएम का पूरी तरह से यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दलित और आदिवासी संगठन जो है आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। आरक्षण पर ये नया कानून पारित करने की मांग की गई है और जहां एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में जो कांग्रेस, बीएसपी, एसपी जो है ये भी समर्थन अपना दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोलकाता की, जहां पर कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल पर उनकी जो भूमिका थी उस पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी अब राज्य सरकार ने भी कार्रवाई के मूड में आ चुकी है। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं की जांच करेगी। वहीं रेप मर्डर मामले में लगातार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। अब तक पूछे गए कई सवालों से सीबीआई संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। सवालों पर दिए गए अपने ही जवाबों को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष लगातार बदल रहे हैं। खबर ये भी है कि सीबीआई संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी में है और इसके लिए कोर्ट की अनुमति की जरूरत होगी। देखिए आखिर जांच एजेंसी को रडार पर क्यों है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से बेहद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है
कि हम डॉक्टरों की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं और ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। कोलकाता केस में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस बीजेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और इसे गंभीर मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल भी पूछे हैं जो ममता बनर्जी को चुभ सकते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद कड़क लहजे में कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, कैसे हजारों लोग आरजी कर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। सीजीआई ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर प्रिंसिपल ने डॉक्टर केस को सुसाइड क्यों बताया, साथ ही प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। सीजीआई का सख्त निर्देश है कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। वहीं दूसरी ओर इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल बोस दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें राज्य के हालात और राज्य से लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दे सकते हैं और ये बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ओर भी इशारा करता है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन मुलाकातों का क्या नतीजा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वहीं नौकरशाही में लेटरल एंट्री के तहत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी को इस संबंध में पत्र लिखा। आपको ये भी बताते चले कि जो लेटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को चिट्ठी लिखी गई। पत्र में उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ऐसी नियुक्ति पर की गई पहल का भी जिक्र किया। इस पत्र में कहा गया है कि साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में पहली बार केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। अभी हाल ही में यूपीएससी की ओर से लेटरल एंट्री का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी प्रक्रिया और उसमें आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। लगातार इस पर सवाल उठने के बाद सीधी भर्ती का विज्ञापन जो है वो रद्द करने को कहा गया। आपको ये भी बताते चले कि यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली और इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये नियुक्तियां विभिन्न मंत्रालय, विभागों और संगठनों ने सीधे उप सचिव और डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी थी। लेटरल एंट्री को लेकर विज्ञापन निकालने के बाद से ही राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष ने सरकार पर हमलावर था। सरकार के इस फैसले को दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला करार दिया है। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण को लेकर कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री स्कीम को बहुजन समाज के आरक्षण को छीनने वाली प्रक्रिया करार दिया है। देखिए लेटरल एंट्री पर सरकार को क्यों लेना पड़ा यू-टर्न। कांग्रेस जो खुद लेटरल एंट्री सिस्टम को लेकर आई थी, अब उसी प्रणाली पर सवाल उठा रही है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस और विपक्ष ने अपनी राजनीति को जातिवाद और वोट बैंक के लिए इस कदर गिरा दिया है कि वे अपने ही फैसलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने तो बांग्लादेश के इस्लामी संगठन फैज़ात-ए-इस्लाम के उपाध्यक्ष मुइदीन रब्बानी ने हाल में ही विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अपने वर्तमान कानूनी और संवैधानिक ढांचे के विपरीत इस्लामी कानून को अपनाना चाहिए, जो कि लंबे समय से चल रहा है। उद्देश्य है कि बांग्लादेश हिंसा से जूझ रहा है और जिसके बाद चरमपंथी ताकतों ने अल्पसंख्यक समुदायों और उनके धार्मिक स्थानों, विशेष रूप से हिंदुओं पर कई लक्षित हमले किए हैं। और रब्बानी ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा बांग्लादेश में एक इस्लामिक राज्य बनाने का है। उनके अनुसार एक इस्लामिक सरकार इस्लाम और उसके सिद्धांतों की रक्षा करेगी और साथ ही जनता को न्याय भी दिलाएगी। रब्बानी का कहना है कि पाकिस्तान का गठन इस्लाम के नाम पर हुआ था। इस्लाम पाकिस्तान के निर्माण का आधार था। पाकिस्तान का निर्माण इस्लामी शासन के लिए क्या किया गया और
हम मुसलमान और बांग्लादेश में बहुत संख्यक हैं। हम चाहते हैं कि ये देश इस्लाम का पालन करे और हमारी मांग जायज़ भी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पैगंबर मोहम्मद के समय में किसी भी अत्याचार पर उनके टाइम नहीं होता था और जब 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदुओं और उनकी संपत्तियों और मंदिरों पर हमलों की रिपोर्ट का विरोध किया गया, तो उन्होंने दावा किया कि संगठन में राजनेताओं से देश में मंदिरों और चर्चों की रक्षा करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि हिफाज़त इस्लाम चाहता है कि बांग्लादेश इस्लामी व्यवस्था का हिस्सा बना रहे। इस्लाम के अनुसार बहुअल्पसंख्यकों को देश पर शासन करना चाहिए और अल्लाह एक ही है। ये वही संगठन है जो मोदी का खूब विरोध करता है। 26 मार्च बांग्लादेश की आज़ादी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए ढाका पहुंचे। शेख हसीना के पिता और राष्ट्र के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की शताब्दी भी उसी दिन पड़ी। हालांकि 26 मार्च को शुक्रवार की नमाज के बाद शहर की एक मस्जिद में मुसलमानों के एक समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अब बात करेंगे अमेरिका की हिंदू विरोधी चेहरे की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदू फोबिक चरित्र की। और बांग्लादेश के बाद अमेरिका में भी हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के गोलीबंदी की जा रही है। वैसे तो हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों की गोलीबंदी पूरे ग्लोबल पर देखी जा सकती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की जो गोलीबंदी दिखी उसकी एक झलक अब बांग्लादेश, यूरोप और अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला अमेरिका में हर वर्ष निकलने वाली इंडिया डे परेड की झांकी पर अमेरिका के मुस्लिम संगठनों के रोष से जुड़ा है। आपको ये भी बताते चले कि इंडिया डे परेड में श्री राम मंदिर की झांकी पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने भारी आपत्ति जताई थी। वास्तव में मुस्लिम संगठनों को इंडिया डे परेड में श्री राम की झांकी निकालने पर आपत्ति थी। मुस्लिम संगठनों का तर्क ये था कि मंदिर की झांकी बाबरी मस्जिद के विध्वंस को महिमा मंडित करता है। उनकी इसी बेतुके तर्क, दुष्प्रचार और हिंदू घृणा पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे विश्व में अल्पसंख्यकों के अधिकार की माला जपने वाले और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल मुसलमानों के पक्ष में माहौल बनाने वाले उन मुस्लिम संगठनों का ढोंग एक बार फिर सामने आ गया, जिन्होंने बीते रविवार न्यूयॉर्क में आयोजित 42वीं इंडिया डे परेड के अवसर पर अपना हिंदू विरोधी एजेंडा सामने रख दिया। अमेरिकी मुस्लिम संगठनों की नजर में अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम होता है और उन्हें यहूदी, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू आदि अन्य धर्मों के लोगों से कोई मतलब नहीं। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने बीते रविवार को भारत की आजादी के सम्मान का जश्न मनाया था, जिस जश्न में भारत और भारत की परंपरा से जुड़ी झांकियों के साथ साथ अयोध्या की उस पावन राम मंदिर की भी झांकी निकाली गई थी, जो देश विदेश में रहने वाले तमाम हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। लेकिन इंडिया डे परेड के अवसर पर निकाली गई राम मंदिर झांकी से अब अमेरिका में रहने वाले भारतीय मुस्लिमों के साथ साथ वहां की उन तमाम कट्टर मुस्लिम संगठनों को मिर्ची लग गई, जिस पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन और अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन नामक हिंदू विरोधी संगठनों ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई, जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट और भ्रामक सूचना के सहारे राम मंदिर की झांकी और हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी स्थानीय नेताओं को पत्र लिखने का अभियान शुरू कर दिया।
जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में मेयर एरिक एडम्स और न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल को लिखी चिट्ठी में अमेरिकी हिंदुओं द्वारा निकाली गई झांकी को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और आतंक का जश्न बताया। जिन्होंने अपनी चिट्ठी में बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए झांकी को मुस्लिम विरोधी, कट्टर और धार्मिक वर्चस्व का एक अश्लील उत्सव बताया। यही नहीं, गवर्नर को लिखी अपनी चिट्ठी में इन अमेरिकी कट्टर मुस्लिम संगठनों ने वीएचपी और बजरंग दल को उग्रवादी संगठन बताते हुए स्वामी नारायण संस्था के विषय में भी अनेक भ्रामक दावे किए। वहीं इंडियन मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष इम्तियाज भी इस झांकी में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन राम मंदिर की झांकी के बारे में पता चलते ही वो भारतीय मूल के होने के बावजूद इंडियन परेड में शामिल नहीं हुए। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका मजहब उनकी राष्ट्रभक्ति के आड़े आ गया। ऐसे में सवाल ये है कि जिन लोगों के लिए हर चीज से बड़ा मजहब है, जिनका मजहब दूसरे धर्मों के खिलाफ हिंसा की सीख देता है, वो लोग विश्व में अपने हितों और अधिकारों की रक्षा का बाजा किस उम्मीद से बजाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।